कल कहाँ से स्टार्ट किया था? फर्स्ट वी लुक्ड एट, हाँ, पहले सबको नॉन ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स का डिफरेंस क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉमन, बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस। और ये मेरे से भी पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में भी, कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू और कौन सी कब यूज करनी चाहिए। ओके, ओके, वी स्टार्टेड फ्रॉम सिस्टम टास्क्स। जो भी ये डॉलर से स्टार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टम टास्क्स। एंड अभी हमने वो वाले सिस्टम टास्क ऑब्जर्व किए हैं, ओनली टू। डॉलर डिस्प्ले एंड डॉलर मॉनिटर यूज टू प्रिंट वैल्यूज। डिस्प्ले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार प्रिंट करता है। मॉनिटर एक्चुअली इसको इनिशियल ब्लॉक में जब इन्वोक कर लेते हैं, तो जब जब इसकी वेरिएबल चेंज होते हैं, इट एग्जीक्यूट्स मोर देन वंस। हमने दो टाइप की मॉड्यूल इंस्टेंशिएशंस स्टडी की थी। एक पोजिशनल, एंड जिसमें हम ऐसे मैचिंग करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे क्लॉक है, सेकंड पे डी है, क्यू है, तो इस ही ऑर्डर में हम अपनी कनेक्शंस को प्लेस करेंगे अपनी इंस्टेंशिएशन में। एंड सेकंड हमने स्टडी, आई थिंक सेकंड हमने स्टडी की थी नेम्ड, जिसमें आई वुड स्पेसिफाई इट लाइक दिस, कि डी एफ एफ, फिर जो भी मैं इसको नेम देना चाहती हूँ, फिर डॉट क्लॉक, इसका नेम, और इसको कौन से सिग्नल से कनेक्ट करना है। सो आई हैव अ क्लॉक सिग्नल लोकल टू दिस रेज क्लॉक, तो इसको मैं ऐसे कनेक्शन कर लूंगी। दीज आर नेम्ड इंस्टेंशिएशंस वेयर आई एक्सप्लिसिटली नेम कि कनेक्ट क्लॉक विद दिस सिग्नल, connect dot d with data in, like this. So these are named instantiations, और ये यूज करना बेटर रहता है, इससे यू हैव लेसर रूम फॉर एरर, और तुम्हें पोजीशंस याद नहीं करनी पड़ेंगी इफ योर पोर्ट लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो एरर आने के चांसेस कम है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है कि हाँ, यू नो कि डेफिनेटिवली मेरा डी डेटा इनसे ही कनेक्ट हो रहा है। इन इंस्टेंशिएशंस में जो ये इसको मैं इंस्टेंशिएट कर रही हूँ, तो ये इनपुट पोर्ट है, इट इज कनेक्टेड टू अ रेज और नेट डिपेंडिंग ऑन इफ आई वांट टू अप्लाई इनपुट्स टू इट इन अ प्रोसीजरल ब्लॉक या असाइन स्टेटमेंट यूज करनी है, बट द आउटपुट that always drives a wire, because we are just going to observe it, so it's always going to be connected to a net. And if we want to keep a port unconnected, like if I want to connect some C out A B C C in, isko I want to instantiate it in a top level module, in a higher level module, and I want to keep C out unconnected for now, so I can do it like this. ये same है, positional instantiation है, but I've simply left a blank in the place of C out. In case of named instantiations, explicit instantiations, I would just not name this and I would not make a connection to it, and it will just be left as it is. Module instantiations allow us to create a hierarchy in our design, and accessing signals like these signals, they are local to this module. These are local to this module, but accessing them further down in the hierarchy can be done using dot operator. And to find what location we are in our hierarchy, we can use this percentage %m format specifier, which will print that you are in test bench module, or you are in test bench dot dut module, you are in stimulus, or you are in stimulus dot m1 or stimulus dot m1 dot n1. Then we studied operators. Firstly, arithmetic operators. Next, logical, which are to be used in logical expressions if else. They provide a 1-bit value, and any operator that is non-zero is regarded as a true value. A zero value is regarded as a false value. And
एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू x अगर उसकी कोई ऑपरेंड x है. Next we studied bitwise operators. They perform bitwise and or bitwise or on two vectors. It's a common question. Tell us the difference between logical and bitwise operators. या तुम्हें एक इस तरह से debug करने के लिए दे सकते हैं scenario like I'm making a mux. So if my select line is 0, then connect out to D0, else connect out to D1. What is the error in this? This way. Wait. Multi-bit की होगी. For any condition, let's say, ठीक है. इसके जब 0 होगा, this is a multi-bit value. Let's say select is a 4-bit value. Select is 1 1 0 0. तो जब select is 0, then do this, else do this functionality. Now the problem with this is instead of using a logical operator in if else, I've used a bitwise operator. एंड ये स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमने नॉन जीरो वैल्यू पास की है. ये बिट वाइज निगेशन कर देगा. इट विल गिव मी 0011 निगेट करके इसको. एंड दिस इज वैल्यू 3. दिस इज नॉन जीरो and this will evaluate to true when I did not want it to evaluate to true. So you can be asked these kind of things to debug these kind of questions. Reduction operators, they're equivalent to performing that same operator on all of the bits of a vector. X है मेरा 1010. Writing and x means ANDing of all of the individual bits to give us a 1-bit result. Shift operators are used for multiplication or division by powers of 2. They shift the vector that many places to the right as indicated by their operand. And then concatenation, to join two binary values together, they must be sized. उनका size known होना चाहिए, otherwise it won't be able to concatenate them. Replication operators, it replicates this expression m times. So here 4a, it replicates the value in a, which is 1. It replicates this value 4 times to assign y 1 1 1 1. Ternary operator, same as C. If this is true, do this. If this is not true, do this. They can be nested, like here we made a 4:1 mux. And if the expression evaluates to x, तो 1 by 1 the bits are compared. अगर same है then they are assigned, अगर different है then they are assigned x. If else, all of these that I explained after this slide are all to be used in procedural blocks. If else ladder इसी तरह से बना सकते हैं. In these if else's, always use logical operators. They are always terminated and started with a begin and an end to let you know कि इनका scope कितना है. Case statement. You have a case, you have an expression. This expression one by one ऊपर से कंपेयर करा जाता है सारे ऑल्टरनेटिव्स के साथ. जो भी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ट्रू हो गया वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड देन इट विल एंड. इफ वन बाय वन none of these alternatives are matched, then the default statement is executed. In if else, you can test complex scenarios, you can test complex boolean equations, but in case statement it is just based on the value of one single expression. मतलब boolean equations को या कोई logical statements को implement करना cannot be done in case statement. It doesn't give you that flexibility. But अगर कोई ऐसा expression है जैसे एक encoder है and you know कि out of all of these alternatives only one is to be true, या एक 4:1 mux है, select lines है, तो सिर्फ एक के साथ ही match होगा, then definitely use a case statement. It will result in the correct hardware. इसके भी दो ब्रांचेस होती हैं केस स्टेटमेंट्स की फर्दर, केस एक्स एंड केस जेड. केस एक्स में
X and Z are treated as don't cares, and in case Z, the Z is treated as don't cares. Then we have a while loop. Same, it runs until this expression becomes false and loops unroll, मतलब इसको टाइम जीरो पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. So all of these statements are set to execute at time zero only. Count is incrementing up to the value 128 at time zero only, and at time 1 nanoseconds हमारे पास सीधा 128 वैल्यू ही रीड होगी. If you don't want that, then you have to add a delay. If you want to observe the intermediate values, you have to add a small delay so that after each nanosecond, you get the updated value of count, get the one incremented value. Repeat loop, to repeat a set of statements a fixed number of times. This right here cannot be an expression. It has to be a number telling you कि हाँ इतनी बार repeat करना है. Forever loop, forever it always runs throughout the duration of execution of a program. That is why it's important कि इसको terminate करना होगा एक parallel initial block में, एक और initial block में, एक system task में use करूँगी $finish to terminate my forever block and terminate the running of my program. For loop, 3 parts हैं इसके, एक initial condition, एक loop condition telling us कि यहाँ तक loop run करना है, and एक updation made to the loop variable. Generally, these count loop variables are declared as integers, and loops unroll into their corresponding set of assignments as we observed in a while loop. Okay, let's see here. यहाँ पे मैंने एक mux बनाया. Okay. Here I've made a mux. These are the inputs. This is the output. Always add select d not d1 when these change. अगर select line मेरी 1 है, output को ये कर दो. अगर select line मेरी 0 है, तो output को d0 पास कर दो. Parallelly, I have also made a d latch. इसके input एक enable signal होगा, क्योंकि latches are level sensitive, है ना? तो यहाँ पे होगा मेरा एक enable signal, एक d input होगी, एक d input, एक enable signal and एक output. Always at enable d, अगर मेरा enable 1 है, तो pass my d input to q. Pass my d input to q अगर मेरी enable 1 है. Otherwise else same है, पुरानी वैल्यू होल्ड करो. नाउ इन दोनों में कितना की डिफरेंस है? इन दोनों के कोड्स में, निग्लेक्टिंग द वेरिएबल नेम्स. द ओनली डिफरेंस इज इसमें हमारे पास एक एल्स स्टेटमेंट है और इसमें नहीं है ना? सो एक्सटेंडिंग दिस फॉर अ जनरल केस, जब तुम कॉम्बिनेशनल लॉजिक बना रहे हो कुछ और उसमें तुमने सारी इनपुट कंडीशंस कवर नहीं की, तो ये तुम्हारा कोड क्या करेगा? वो सारी इनपुट कंडीशंस के लिए इट विल बी लाइक ठीक है, मेरी सिलेक्ट लाइन्स है 4:1 मार्क्स है, मैंने डिफाइन कर दिया 0001 के लिए, और 10 और 11 के लिए मैं डिफाइन करना भूल गई, आई लेफ्ट दैट. तो ओके, व्हाट आई विल डू इज मैं पुरानी वैल्यू को होल्ड करूंगा. अगर वो इनपुट्स आ गई, आई विल जस्ट होल्ड द ओल्ड वैल्यू. एंड इससे क्या हो गया, जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना चाहते थे तो इनएडवर्टेंटली हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट बन गया, एक लैच बेस्ड डिजाइन बन गया जो एक पुरानी वैल्यू को होल्ड कर रहा है इन केस द आउटपुट कंडीशंस दैट आई हैव नॉट डिफाइंड आर इनकाउंटर्ड. सो इट वाज नॉट माय इंटेंशन, बट सिंथेसिस में सीक्वेंशियल लॉजिक बन गया जस्ट बिकॉज इफ एल्स मेरा कंप्लीट नहीं था या मेरी केस स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं थी. दैट्स व्हाई in combinational logic always make sure that you have this else statement या फिर केस स्टेटमेंट में तुम्हारे पास एक डिफॉल्ट क्लॉज है. मेक श्योर कि तुम्हारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक एक सिक्वेंशियल नहीं बन रहा, एक लैच बेस्ड डिजाइन नहीं बन रहा.
And to prevent this, ensure that an else or a default case statement has been defined. Okay, next, resets. Resets are very important in sequential circuits. रीसेट का मतलब होता है कि अपने सर्किट को एक नोन स्टेट में लेके आना, बिकॉज हार्डवेयर में यू कैन नॉट इनिशियलाइज योर सर्किट टू अ वैल्यू दैट यू डू बाय अप्लाइंग योर रीसेट सिग्नल. कुछ भी प्रॉब्लम होती है या तुम्हें अपना सर्किट स्टार्ट करना है, यू क्विकली रीसेट इट. नाउ यू नो कि हाँ सारे जीरोज हैं या सारे वंस हैं अकॉर्डिंग टू जैसे भी तुम अपने सर्किट की स्टेट चाहते हो. तो ऐसे में दो टाइप के रीसेट्स होते हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. The synchronous resets are sampled at the clock edge. यहाँ पे मेरा क्लॉक एज आएगा और यहीं पे मैं चेक करूंगी कि हाँ इज माई रीसेट असर्टेड और नॉट. अगर यहाँ पे आ गया मेरा रीसेट, लेट से मैं इधर अपना रीसेट हाई कर देती हूँ, then it will sample it at the next clock edge and check it here. Okay, these are synchronous resets. But asynchronous resets don't have a dependency on any synchronizing signal. जैसे ही यहाँ पे अगर ये एसिंक्रोनस होता, जैसे ही मैंने यहाँ पे असर्ट किया इसको, my circuit would become reset as soon as it is asserted. Furthermore, इन दोनों की डिवीजन में we have two more types of resets, या तो synchronous active low, synchronous active high, या asynchronous active low, asynchronous active high. एक्टिव लो रीसेट क्या करता है कि मेरी रीसेट पिन इज हेल्ड हाई एंड टू रीसेट माय सिग्नल I will send a zero logic on this. This will reset my circuit. This is an active low reset. Reset when there is logic 0 on the pin. And an active high reset is reset when there is high logic on the pin. Out of these two, as much as I have heard, active low are preferred. क्योंकि जो ग्लिचेस होते हैं हमारे, दे आर जनरली पॉजिटिव वोल्टेजेस, सम प्लस वी. तो अगर एक्टिव हाई में हमारी आइडल स्टेट लो है और हाई करके हम इसको रीसेट कर रहे हैं, तो दिस इज मोर ससेप्टेबल टू ग्लिचेस. कोई भी ग्लिच आएगा, कोई पॉजिटिव वोल्टेज आएगी यहाँ पे, सो इट विल कॉज आवर सर्किट टू बिकम रीसेट इवन व्हेन वी डू नॉट वांट इट टू बी. बट इन एक्टिव लो डिफॉल्ट स्टेट तो इसकी हाई है, तो ये ग्लिच को फिल्टर करने में it is more successful. Now इनकी कोडिंग करके देखते हैं कि कभी भी कोई भी sequential element होगा, it will always have a reset signal. So how are we going to code this? Okay, let's make a counter, a 4-bit counter बनाते हैं. उसमें इनपुट एक तो क्लॉक सिग्नल है और एक इनपुट रीसेट सिग्नल है, एंड देन एक आउटपुट है which is 4-bit value count. ओके, अब रीसेट, इसका बिहेवियर कैसे डिफाइन करना है. ऑलवेज एट पॉजिटिव एज ऑफ माई क्लॉक, काउंट को विथ सिंक्रोनस एलिमेंट्स, ऑलवेज यूज नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. ठीक है, ये बन गया मेरा काउंटर. अब इसका रीसेट लॉजिक कैसे बनाना है. ओके, फर्स्ट अगर तो मेरा सिंक्रोनस रीसेट है तो वो तो मेरे पॉजिटिव एज ऑफ माई क्लॉक पे ही चेक होगा. ओके, सो फर्स्ट आई एम मेकिंग सिंक्रोनस रीसेट एक्टिव हाई. फर्स्टली सबसे पहली चीज मैं चेक करूंगी जब मेरा पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आया कि इज माई रीसेट सिग्नल हाई. इफ इट इज हाई, काउंट को 0 कर दो, एल्स कंटिन्यू काउंटिंग. ओके, this is my syntax for a synchronous reset, that is active high. इसी में अगर active low करना है तो reset when there is a 0 signal on my reset pin, reset when RST is 0. Okay,
ऐसे करते हैं सिंक्रोनस रीसेट्स। बट अगर एसिंक्रोनस रीसेट करना है तो आई हैव टू ट्रिगर दिस ऑलवेज ब्लॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ माय पॉजिटिव एज ऑफ माय क्लॉक। मतलब इसको रीसेट के साथ भी होना पड़ेगा सेंसिटिव, राइट। वन थिंग दैट आई सेड पहले सेंसिटिविटी लिस्ट डिफाइन करने में वाज कि अगर पॉज एज ऑफ क्लॉक यूज कर रहे हो, डोंट मिक्स टू लॉजिक्स, डोंट मिक्स कॉम्बिनेशनल सिग्नल्स एंड sequential signals। तो जहाँ पे pause edge use कर लिया, don't use a signal like this, it will cause problems। तो इसलिए when I'm making an active high, I'll also write here pause edge। मतलब या तो मेरा clock का positive edge आ रहा है, या फिर when my reset moves from 0 to 1, trigger the always block। Then once it is triggered, check that my reset has moved from 0 to 1, check is it 1, if it is 1 reset the circuit, otherwise continue counting। और एसिंक्रोनस रीसेट अगर एक्टिव लो बनाना है, एक्टिव लो मतलब when my reset moves from high to low, trigger the always block and check is my reset 0, if it is 0 reset my counter, otherwise increment it। Okay, these are the 4 types of resets and I'm covering them because एक लड़की को पूछा गया था थर्ड ईयर में, जब थर्ड ईयर वालों के लिए NVIDIA आई थी, then I heard that they asked resets कैसे कैसे डिफाइन करने हैं। Here I have mentioned the syntax for the 4 types of resets। ये हो गए हैं दोनों asynchronous because the always block is sensitive to the reset signal as well, and it will respond as soon as the reset is asserted। And these two are synchronous because they are only sensitive to the clock signal and reset will be only sampled at the clock। अब अगर मैं यहाँ पे एरर कर दूँ, आई राइट की नेगेज ऑफ रीसेट पे, मतलब when my reset moves from 1 to 0 then check, but here मैंने रीसेट की कंडीशन में 1 लगा दिया है कि my reset is 1 then reset। दिस विल मेक एन एरर इन योर सिमुलेशन। मतलब जो पहली टाइप की तुम्हारी सिमुलेशन होती है, बिहेवियरल सिमुलेशन, जिसमें तुम्हारा कोड रन होता है, तब तुम्हें डेफिनेटली एरर आएगा बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू योर नेगेटिव एज ऑफ रीसेट। पर एक्चुअली तुम रीसेट कर रहे हो जब तुम्हारा रीसेट हाई है। हाउएवर व्हेन यू सिंथेसाइज इट, एक्चुअल हार्डवेयर में जब तुम इसकी बिहेवियरल सिमुलेशन की नेक्स्ट स्टेप करते हो सिंथेसाइज करने के बाद, देन इट विल बिहेव डिफरेंटली। सिंथेसिस के बाद हमारा बिहेवियर करेक्ट आ सकता है, देर इज अ गुड चांस दैट योर करेक्ट बिहेवियर इज अचीव्ड और तुम्हारा एक एसिंक्रोनस एक्टिव हाई रीसेट बन जाए। बिकॉज हियर आई हैव डिफाइंड RST 1 होगा तो रीसेट करना। दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस are unfavorable and they're called simulation synthesis mismatches। So in these type of situations you have to be careful what way you're making your always block sensitive to and what value you are using in it। Okay, these are unfavorable situations and a common example of a simulation synthesis mismatch। Okay, now I have made my counter। ठीक है, अब मुझे ना एक सर्किट बनाना है, उसमें मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास हो एक 8 बिट काउंटर, एक 4 बिट काउंटर और एक मुझे चाहिए 16 बिट काउंटर। तो जब हम कोडिंग करते हैं ननी लैंग्वेज, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज रीयूजेबिलिटी ऑफ आवर कोड, राइट। तो व्हाट विल आई डू, आई विल मेक अनदर मॉड्यूल टॉप और इसमें ही
I'll have to now make 3 types of counters, 3 types of modules. एक तो ये मेरा 4 का हो गया, 4 बिट, और मैं एक और मॉड्यूल लिखूँगी, वो होगा मेरा 8 बिट काउंटर, और एक और मॉड्यूल लिखूँगी, दैट विल बी माय 16 बिट काउंटर. But whenever we're coding, reusability is a main factor. What I want to be able to do is reuse this same module, reuse this same code to make all of these different counters, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी तो सेम है, बस एक width डिफरेंट है ना? So what will I do? I will parameterize my counter. ये जो constant value रखी है मैंने, इसको मैं एक variable value बनाऊंगी, जिसको मैं assign कर सकूं खुद से, to make it according to my requirement. इसी मॉड्यूल को यूज करके देन आई विल बी एबल टू मेक ए 10 बिट काउंटर और 20 बिट काउंटर, बस इस वैल्यू को, एक वैल्यू को चेंज करके. ओके, the syntax to do that is to define पैरामीटर. इसको कहते हैं कि पैरामीटराइज करना अपना मॉड्यूल. सो एक मेरा पैरामीटर होगा n और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 4. ये है मेरा 4 बिट काउंटर. ओके, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3, इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ये मेरा पैरामीटराइज्ड वैल्यू होगी. ओके, नाउ दिस इज अ 4 बिट काउंटर. इसको ही अगर मैंने टॉप मॉड्यूल में, मुझे रिक्वायरमेंट है अब 4 बिट काउंटर यूज करने की, काउंटर C1 है काउंटर, और कनेक्शंस. अब मुझे रिक्वायरमेंट है 8 बिट काउंटर की. सेम ही मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट किया C2 पर, पैरामीटर को ओवरराइड कर दिया 8 C2 और कनेक्शंस. जैसे हम गेट्स में डिले नहीं डिफाइन कर रहे थे पहले primitives में, right here we were passing different values for the delays. #30 gives me a delay, and अगर कोई भी वैल्यू नहीं पास करूंगी तो डिफॉल्ट वैल्यू is 0. Same way here, if I pass a value, it will overwrite this value and make my counter this many bits. It will overwrite the value of n. Otherwise, अगर नहीं किया कुछ pass, then it will use this default value and make it a 4 bit counter. So this improves the reusability of my code. Now if I want a 64 bit, I simply have to change this one number and I'll get a 64 bit counter from these same lines of code. These are called parameters. They are constants defined in a module. एक name दे देते हैं हम, like n, जो एक constant value को hold कर रहा है. This enhances reusability of our code by overwriting of parameters of modules according to our requirement during instantiation. Module name, parameters जो overwrite करने हैं, and then the normal instantiation जैसे भी port connections करने हैं. Now यहाँ पे अगर मेरे पास 2 parameters हैं, n है, एक m है, m equal to 4, used for some other purpose, then when I pass these values, they will be overwritten in the order that I have defined them. पहले n की वैल्यू 64 जाएगी, फिर 54 जाएगी m की वैल्यू. ये होती है positional overwriting of parameters. Next है named overwriting. Dot n 64 dot m की वैल्यू 54. इस तरह से this will be my named overwriting of parameters. And these same parameters, ये same मैं इधर भी डिफाइन कर सकती हूँ इंस्टेड. पैरामीटर n इक्वल टू 4 है और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, I can do the same thing right here. This is also legal. This will also work. और overwriting भी
इसी ऑर्डर में हो जाएगी, n और m, because n has been declared first. Okay. So we studied first positional overwriting of parameters जब हम instantiate कर रहे हैं एक मॉड्यूल को. Second है named overwriting of parameters this way. And third है overwriting using def param statement. Here they have instantiated this module using explicit association and इसके नीचे लिख दिया है def param means overwrite parameter. Using dot operator they have accessed the parameter one जो भी है lpm width. They have accessed this parameter using hierarchical operator and they've overwritten its value to 12. So you can also overwrite using your def param statement. Okay, now parameters. Normal parameters are parameters that you can change. पर तुम्हारे पास एक स्टेट मशीन है और स्टेट मशीन की वैल्यूज यू डोंट वांट टू चेंज. मतलब यू डोंट वांट कि अगर कोई और इंस्टेंशिएट कर रहा है तुम्हारी स्टेट मशीन. हियर आइडल, जो मेरी आइडल है उसकी मैंने इनकोडिंग दे दी है 0 0, ट्रांसमिट स्टेट की 0 1, पैरिटी स्टेट की 1 1. अब कोई भी आएगा और इस मॉड्यूल को एफएसएम मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करेगा तो मेरी स्टेट की इनकोडिंग को ही चेंज कर देगा. दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन माई मॉड्यूल. जो भी मैं उसके अकॉर्डिंग इन इनकोडिंग्स के अकॉर्डिंग आउटपुट्स कुछ जनरेट कर रही हूँ, कुछ मुझे वैल्यू लेनी है इस इनकोडिंग से, then it will create an entire problem in my working. So the parameters that I don't want to change through overwriting, I will declare them as local param. These are local parameters, local only to this module. No other module can access them and override them. This gives you the safety that they will not be overwritten during instantiations. या तो एरर आ जाएगा या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दे विल रिटेन देयर वैल्यू, ओवरराइट होंगे ही नहीं. सो लोकल पैरामीटर्स दे कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय इंस्टेंशिएशन एंड इनको डिफाइन करने का तरीका वी सॉ राइट हियर. लोकल पैराम साइज और जो नाम मैंने देना है इस पैरामीटर को और जो वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू ये होल्ड करेगा वो सारी. Okay. इतना इतना समझ आ गया ना सबको, पैरामीटर्स और ओवरराइटिंग पैरामीटर्स. यस मैम. ओके, ये एक एरर था. आई वाज डिफाइनिंग काउंट इन एन ऑलवेज ब्लॉक पर मैंने रेज नहीं डिक्लेयर किया था इसको. अब सबको ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स तो क्लियर है ना? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. ओके, सो फर्स्ट टेल मी, मेरे पास एक रेज वैल्यू है 4 बिट ए नाम की. इसको इनिशियल ब्लॉक में आई हैव असाइन्ड इट द वैल्यू 1101 and I'm displaying the value of a. ये डिस्प्ले स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? बोलो ये डिस्प्ले स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी आफ्टर आई हैव असाइन्ड इट 1101? मैम
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है if you're saying something. How many of you say that it will print 1101? Say yes or no. बोलो अब थोड़ा सा इंटरेक्ट करो because I'm going to ask a few questions. आगे हम delays की बात करने लगे हैं, that's why. No? Why Sonu? Why won't it print that? Sonu, are we audible? Sonu Gidhar. बोलो इट्स ओके मतलब 5 जने हैं टोटल मीट में, 3 तो हम ही हैं, परसेंटेज भी होना चाहिए ना सर. अच्छा नहीं ये सिंटैक्स भी क्लियर होता है, इसको ये बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट कर देगा सही से. दिस इज ऑल्सो करेक्ट सिंटैक्स, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. because I haven't represented the format specifier, तो ये decimal में by default print कर देगा. But हाँ, it's correct syntax, it will print a value. Let's get it in binary. ठीक है. So as we see here, it is printing 1101 because initial block invoke हो रहा है. Time 0 पे this is a blocking statement, मतलब ये sequentially execute होगी. A को 1101 assign कर देगा, then it will move to this statement $display और ये A की updated value print कर देगा 1101. Okay. Saved this actually. हाँ, अब अगर इसको मैं same non blocking assignment बना दूं, what will be the value printed now by $display? जल्दी जल्दी बोलो, it's even if it's wrong. How many of you say that it will print 1101 now? Preeti is saying yes. Pragati, Vikas. Okay. Now what is happening? Initial block time 0 पे invoke हो रहा है. अब ये statement ये encounter की इसने 1101. ओके, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ माय टाइम स्टेप मैंने कहीं पे अपनी टेम्परेरी लोकेशन पे, यहाँ पे टेम्परेरी लोकेशन पे मैंने स्टोर कर लिया कि ए को मुझे असाइन करना है 1101. पर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है तो मुझे कब असाइन करना है? एट द एंड ऑफ द 0 नैनोसेकेंड टाइम स्टेप. तो अभी मैंने टेम्परेरी लोकेशन पे मैंने रख लिया, पर मैंने अभी असाइन नहीं किया हुआ. अब $display encounter हुआ मुझे. इट विल बी केयरफुल, ए की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई, ये 0 नैनोसेकेंड के टाइम स्टेप के बिल्कुल लास्ट में अपडेट होगी. नाउ इट हैजंट बीन अपडेटेड, सो व्हाट इट विल प्रिंट इज द करंट वैल्यू ऑफ ए. और करंट वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? कुछ तो असाइन किया नहीं है. Garbage, ma'am. नॉट गार्बेज, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेज डेटा टाइप. रेज डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू x होती है Yes, ma'am. और वायर की डिफॉल्ट Z. वैल्यू z होती है. तो हियर इट विल प्रिंट x x x x because this value it hasn't been assigned yet. अब क्या प्रिंट होगा? मैंने 1 नैनोसेकंड का डिले डाल दिया. Ma'am, now it will print 1101. 1101. और अब क्या प्रिंट होगा? What is the 1111? अब क्या प्रिंट होगा? Ma'am, it will still be 1101. और इसको अब मैं ब्लॉकिंग कर रही हूँ नाउ. Ma'am, 1111. Ma'am, 1111. Yes, 1111 because this will block this
It will first assign it and then it will execute this. So this is the main difference between blocking or non-blocking assignments. अब ये होता है मेरा okay, these are the my delays between assignments. एक को मुझे ये असाइनमेंट करनी है, मैम ये करनी है, ये करनी है। हाँ मैम आपने जो फर्स्ट हैशटैग 1 के बाद जो लगाया है 4 के बाद बाइनरी वगैरह कुछ मेंशन नहीं Oh, किया है। right. ठीक है, yeah, that would give me an error. ठीक है, अब ये है मेरी डिलेज बिटवीन असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट और ये असाइनमेंट के बीच में, सेकंड के बीच में मुझे 1 नैनो सेकंड का डिले चाहिए और इसके बीच में मुझे 5 का डिले चाहिए। सो दीज आर माय assignments between delays between assignments called my inter assignment delays. Okay, अब एक सेकेंड टाइप के डिले होते हैं इंट्रा असाइनमेंट डिलेस. Inter assignment delays is the delay between the various assignments. The statement is evaluated and it is executed at that time step. Okay, now this is scheduled to be executed at 1 nanoseconds. This is scheduled to be executed at 5 nanoseconds. So it will be encountered and it will execute जैसे उसको normally execute होना है. My intra assignment delay is a delay within an assignment. ऐसे y equal to #5x plus z. इस कोड में देखते हैं what they are doing. Initial block invoked at 0 nanoseconds. 0 nanoseconds पे इन्वोक हो गया. अब ब्लॉकिंग असाइनमेंट से x इक्वल टू 0. ओके, अपडेट हो चुकी है, x की वैल्यू 0 हो चुकी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है z इक्वल टू 0. अपडेट हो गई है. नाउ y इक्वल टू #5x प्लस z. इसका क्या मतलब है कि दी RHS वैल्यूज इस टाइम स्टेप में 0 नैनोसेकेंड के टाइम स्टेप में दी RHS वैल्यूज आर इवेल्युएटेड and they're stored at a location x plus z 0 plus 0 0. then #5 मतलब मुझे 5 का डिले देना है. so 5 nanoseconds पे I will write कि schedule this operation to occur y equal to 0 and then at 5 nanoseconds this assignment will occur. After the delay the actual assignment will occur. Okay. इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. तो ये okay. How will this program proceed? Right here. इसमें क्या वैल्यूज होंगी? Everything. मैम सी के अंदर हाँ, सबके अंदर. लेट्स से अब 10 नैनोसेकेंड्स में मैं प्रिंट कर रही हूँ
A, B, C. So, what are the values? मैम जो हैशटैग 1 के बाद जो ए की वैल्यू असाइन हुई है और बी को असाइन हुई है वो प्रिंट होंगी और ठीक है। सी की वैल्यू होंगी 1111 बिकॉज हर एक बिट का और होगा ना। 1111. हाँ, ठीक है। अब I am printing this display statement here at 4. अब क्या वैल्यूज होंगी? मैम यहाँ पे थोड़ा डाउट है बिकॉज जो हमने 1 नैनो सेकेंड का जो हम डिले देते हैं यहाँ पे क्योंकि आपने कहा था कि ये केस सेंसिटिव है और स्टेप बाय स्टेप रीडिंग चलती है शायद इसके अंदर ना। हाँ, तो मैम पहले 4 सेकंड का डिले होगा उसके बाद 1 सेकंड की डिलेज पे ये वैल्यूज असाइन होंगी ना। तो हाँ। ऊपर वाली ए और बी की वैल्यू प्रिंट होंगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू भी प्रिंट होगी। अभी इस जगह पे C की क्या वैल्यू प्रिंट होगी पर? मैम वो तो अननोन हो जाएगा बिकॉज 5 सेकंड का डिले के बाद वो होगा। हाँ, 5 सेकंड के डिले के बाद असाइन होना था, तो इसलिए ये चीज़ अननोन हो जाएगी एट दिस टाइम। अभी ये असाइन नहीं हुआ है इसको 1111, तो इसलिए C will hold its default value XXXX as of now. बट मैम एक ये भी मेरे दिमाग में डाउट आया अभी कि 5 सेकंड बाद वो जब सी असाइन हो जाएगा उसके बाद क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रीडिंग होती है प्रोग्राम की तो उसके बाद 4 सेकंड बाद ये प्रिंट करने को बोल रहा है तो मीन्स आफ्टर 9 सेकंड ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। No, this is all scheduled to occur at 0 nanoseconds. ये इसकी RHS कंप्यूट होना और एक टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर हो जानी है 0 पे, एंड इसने बता देना है कि हाँ 5 नैनोसेकेंड्स पे C में 5 नैनोसेकेंड्स के डिले के बाद 1111 असाइन कर देना। पर दिस इज एन इंट्रा असाइनमेंट डिले, नॉट एन इंटर असाइनमेंट डिले। तो ये सारे ऑपरेशन 0 पे हो रहे हैं। अब ये डिले आएगा, इट विल मूव इट टू 4 नैनोसेकेंड्स। अब 4 नैनोसेकेंड्स पे डिस्प्ले स्टेटमेंट है ये, एंड इट विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C. C को असाइन होना था 5 नैनोसेकेंड्स पे, तो 4 पे इट इज स्टिल होल्डिंग इट्स डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एक्सेस। शुड वेट, क्यों प्रिंट कर रहा है? यस मैम, ये तो ब्लॉकिंग असाइन हो रहा है, तो मतलब एक बस स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, मतलब 5 + 9. इसको 5 के डिले के बाद असाइन करना चाहिए एक्चुअली। You have to observe its waveform and see कि एक्चुअल में कैसे चल रहा है। मैम अभी ये क्या आउटपुट दे रहा है? अभी ये 1111 ही दे रहा है, बट आई हैव एक्चुअली scheduled it after a delay of 5. So I'm going to observe the waveforms. Maybe I may be wrong. Okay, see here, this is holding a value of x until 5 nanoseconds, and at 5 it has assigned the value 1111. इस तरह से चल रहा है ये। Now with the display statement, don't know, I
थिंक एक के बाद एक मतलब डिस्प्ले मैम आई गेस जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वही हो रहा है कि ये 7 सेकेंड बाद डिस्प्ले कर रहा है, 5 सेकेंड वो डिले लेने के बाद और 2 सेकेंड बाद डिस्प्ले कर रहा है ये। हाँ और 2 सेकंड्स इसको एक्सटेंड करके देखते हैं। सर्वर 18 पे मैम हम इसका डिस्प्ले टाइम नहीं देख सकते? नहीं, वो वेवफॉर्म में नहीं देख सकते, दैट्स नॉट अ सिग्नल, इट्स अ सिस्टम टास्क। सो हियर एट 5 सी को असाइन कर दिया एंड देन आफ्टर ए डिले ऑफ 3 it has assigned further these values। 3 का डिले क्यों, 5 का डिले यहाँ तक आ गया एंड देन 2 का फॉर डिस्प्ले एंड देन 1 का। आफ्टर 3 टाइम स्टेप्स these values are assigned, so yes, this delay is accounted for। Preeti was right। Okay, let's do one example with non-blocking statements। equal 0, e equal to 0, c equal to 0, 5 पे a को 1, e को 1 and then at 5 this example। अब लेट्स से कि मेरे पास एक डिस्प्ले स्टेटमेंट यहाँ पे है ए बी सी एंड एक 5 पे है एंड एक 10 पे है। सो व्हाट वैल्यूज विल बी असाइंड, व्हाट वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले स्टेटमेंट है ए बी सी, यहाँ पे भी है एक and one right here। So what values will be printed now? मैम जो हमारा फर्स्ट 5 नैनो सेकेंड डिले है उसमें हम y की वैल्यू कैसे आएगी? वो तो y वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगा। जो हमने डिस्प्ले में y लिखा है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप अगर वो जाएगा तो वो कैसे प्रिंट करेगा? y तो इवैल्यूएट ही नहीं हुआ है अभी। हाँ तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होल्ड करेगा, राइट, विच इज ऑल एक्सेस। यस मैम। हाँ एंड दीज आर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, तो ये अभी असाइन नहीं हुई हैं जब ये डॉलर डिस्प्ले रन कर रहा है। सो दैट्स वाई these values will not be updated, these will print zeros। यस मैम। ठीक है, एंड यस मैम हाँ एंड नेक्स्ट विल बी 1 1 1 1 1। सी की वैल्यू 0 मैम 0 एंड y का x। and y की x because it has not been assigned yet। Now after this another display statement will print the actual value whatever this logical expression yields। Now if I move this here, मैम
मैम हाँ। आई हैड अ डाउट मैम Yes. सी की वैल्यू आपने या वाई की वैल्यू सॉरी माय मिस्टेक मैम ओके ठीक है। हाँ, ये मैंने इंटर असाइनमेंट डिले को इंट्रा असाइनमेंट बना दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, 0 पे ये सारी वैल्यू जीरोज असाइन हो रही हैं, 5 पे a and b is 1 and this is also scheduled to run at 5 nanoseconds. So now at 10 nanoseconds, what will be the values printed? Let's say after 10, what will be the values printed? A, B, C, 1101 1, A की 1, B की 1, C 0 की 0, Y की Y मैम 1 1, 1, 1, 1. See. मैम y तो 0 होना चाहिए। राइट, y 0 होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इस टाइम पे एट 5 ये a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 ये नॉन ब्लॉकिंग है, दे हैव नॉट बिन असाइंड येट। तो जो मुझे ये y स्टेटमेंट में जो मुझे विजिबल वैल्यूज हैं वो हैं a की 0 और b की 0, क्योंकि अगर मैंने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज किए हैं। सो टू y what y sees is अभी a की वैल्यू 0 है करंटली, b की वैल्यू 0 है और c की भी 0 है। 0 and 0 और 0 is 0। अब इसको यस ये मैम स्टोर कर लेगा टेम्परेरी जगह पे और 5 नैनोसेकेंड्स के बाद y को 0 असाइन कर देगा। That's why my y value here will hold a value of 0। सेम अगर मैं इसको मॉडिफाई करके इसको नॉन ब्लॉकिंग बना देती तो y की वैल्यू 1 होनी थी, ब्लॉकिंग बना देती, बट अभी नॉन ब्लॉकिंग है। So these values have been computed, but they have not been assigned to A and B yet. They will be assigned to A and B after this time step. Okay? इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. यहाँ पे तो एक्सेस है बिकॉज दे आर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। यहाँ पे ए की वैल्यूज 0 0, सी की भी 0 बिकॉज दीज हैव नॉट बिन असाइंड येट एट दिस टाइम स्टेप, इस टाइम स्टेप के लास्ट में असाइन होंगी। एंड y इज एक्सेस बिकॉज अभी ये असाइन नहीं हुआ, यहाँ पे डिले है 5 का इंट्रा असाइनमेंट डिले। एंड देन एट 10 these values have been updated, a is 1, b is 1, c is 0 and y is also 0, क्योंकि y को इस टाइम स्टेप पे जो विजिबल वैल्यूज थी वो थी a0, b0, c0। these had not been assigned yet। इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स लुक एट दिस। ये है सनबर्स्ट डिजाइन्स का एक उनका रिसर्च पेपर है which explains Verilog की coding techniques, good coding practices versus bad coding practices. Now we know that scheduling divides our simulation into time steps, 0 nanosecond, 1, 2, 3। एक टाइम स्टेप फर्दर डिवाइड होता है into 3 regions: active, non-blocking assignment and postponed region. This is our event queue. How the actual execution of blocking and non-blocking assignments takes place.
वो ये डिफाइन करता है इन वन टाइम स्लॉट. सो दिस इज माई करंट टाइम स्लॉट. दिस इज माई करंट टाइम स्लॉट. यहाँ पे फर्स्ट इज माई एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन में क्या होता है? ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स. ब्लॉकिंग असाइनमेंट जिस ऑर्डर में डिफाइंड है उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाती हैं. द वैल्यूज आर अपडेटेड. नाउ अगेन इन द एक्टिव रीजन वी ऑल्सो हैव इवैल्यूएशन of the right hand sides of non-blocking assignments. They are evaluated and they're stored at a temporary location. Active region में continuous assignments because they're continuously being updated. तो उनका तो कुछ है नहीं है. As soon as any value changes they're updated. डॉलर डिस्प्ले कमांड. हम देख रहे थे कि नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स में जब हम डॉलर डिस्प्ले रन करते हैं तो इट डज नॉट प्रिंट द अपडेटेड वैल्यू बिकॉज इस टाइम पे देयर हैज ओनली बिन द इवैल्यूएशन ऑफ द नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स नॉट द एक्चुअल असाइनमेंट. इसलिए डॉलर डिस्प्ले कमांड को सिर्फ पुरानी वैल्यूज विजिबल हैं. And evaluation and of inputs and update outputs of primitives. Okay, then we have the inactive region. This is a very unfavorable and very wrong coding technique. और इसमें हम तब आते हैं अगर हम #0 यूज करते हैं, #0 delay. This is wrong because practically तुम एक delay भी define कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि मुझे verilog में delay चाहिए but 0 nanoseconds का delay चाहिए. So then why are you adding a delay? ये तुम्हारी शेड्यूलिंग को डिस्टर्ब कर देगा इस इवेंट क्यू को. सो नेवर मूव इनटू दिस इनएक्टिव रीजन. डोंट डू #0 pseudo delays. Don't introduce pseudo delays into your code. Okay, now the next assignment is the non-blocking assignments region. In this, the values that had been evaluated for the non-blocking assignments are updated. The variables are now updated in this region. And after this, we have the postponed region. In this postponed region, we have system tasks, $monitor, and $strobe, which as they execute in the postponed region, after the non-blocking assignment values have been updated, to them, the updated values are visible. And if we use these to print updated values, they will be able to print the updated value in that time step. क्योंकि ये postponed region में they are being executed. From here we move to the next time slot, 1 nanoseconds or 2 nanoseconds. So here, if instead of $display, I change these to $strobe, as the assignments have been made in the non-blocking assignment region, and then after this, these execute in the postponed region of this 0-second time step. To this, the updated value 000 will be visible and it will be able to print them. Right here, 000 for this, and for this, these values are visible to it. 1, 1, 0, and y is all x's because we have defined an intra-assignment delay here. So, to print the updated values after non-blocking assignments, you can use $strobe. Otherwise, for blocking assignments, you can use $display. And no doubt, if I had declared a monitor right over here, then as similar to $strobe, as monitor also executes in the postponed region, it will be able to print all the updated values after the non-blocking assignment has occurred. 000. These non-blocking assignments are visible to $monitor. Commonly it's asked, explain the difference, explain the event queue
first of all explain the event queue and the 4 regions and the events occurring in these regions. And next it is explain the difference between dollar monitor or dollar display, or dollar monitor and dollar strobe. Dollar display executes once to print values, and it executes in the active region of the event queue and cannot print values updated after non-blocking assignments because they're not visible to dollar display. Dollar monitor, it remains active throughout the lifetime and it prints values repeatedly. It executes in the postponed region and it can print values updated after non-blocking assignments. And dollar strobe is very much similar to dollar display. It executes only once. It does not remain active throughout. It only executes once to print values once. But it prints the values in the postponed region. And values after non-blocking assignments are visible to dollar strobe. किसी को event queue में या delays में कुछ confusion हो, you can ask. No, ma'am. Okay, be sure to go over this. The activities occurring in one time slot and how they occur. And this. These are the 3 main system tasks used to print values. ठीक है, आज मैं कुछ या जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें कुछ कंफ्यूजन या कोई सीक्वेंशियल एलिमेंट्स का एग्जांपल करना है, एनीथिंग, बिकॉज ये टॉपिक्स कवर करने थे आज. टुमारो आई थिंक हम सिंटैक्स से डन हो जाएंगे. बहुत फ्यू टॉपिक्स बचे हैं सिंटैक्स रिलेटेड. हाँ. Ma'am, ma'am, do we need to follow any book or we can just refer to those sources? Because I tried it from iChip, one site that you told, and I think there was enough content. But if you would recommend any book, then it would be better. अच्छा, मैं तो पीपीटीज यहाँ से बनाती हूँ, पालनेटकर से. समीर पालनेटकर, दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन फॉलोइंग. और इसमें क्या है, these topics, basic topics, इसमें सब कुछ ही है वेरीलॉग रिलेटेड. Basic topics हैं and then advanced topics. These I haven't even read these topics yet, but it has everything. Verification के syntaxes और मतलब हर एक चीज़ इसमें होगी. So right now I've gone through this much. Behavioral modeling तक. कल tasks and functions का syntax देख लेंगे. That's it. So this is the book Verilog HDL, Sameer Palnetkar. It's a good resource अगर नेट से sufficient नहीं मिल रहे तो. Ma'am, could you please share this book? Sure.